हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार यादव एक बार फिर आप लोगों का पैक्स नॉलेज चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बार की भांति इस बार भी नई जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक पेशेंट को, एक रोगी को डॉक्टर की जरूरत होती है और उसकी दवाओं से वो ठीक हो जाता है, ठीक इसी प्रकार हमारे खेत का जो सबसे बड़ा जो डॉक्टर होता है, जो रिसर्चर होता है, वो किसान होता है। हम किसी भी फसल को बगैर किसान के उत्पन्न नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कॉटन पर, कपास पर, और मैं इसमें आपको मुख्यतः 3 बातें बताऊंगा जो अति आवश्यक है। कहते हैं दोस्तों कि कपास एक ऐसा पौधा है जो मनुष्य के पूरे जीवन को अपने अंदर संलेपित करता है। जैसे ये निकलते, इसके द्वारा रोटी, कपड़ा और मकान तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो मेरे साथ ये खड़े हुए आप ये कपास के पौधे देख रहे हो, ये मेरे ही पौधे हैं। मैं अपने खेत के अंदर ही खड़ा हुआ हूं और दोस्तों, मैंने ये उखाड़ा है, ये पौधा मैंने अभी उखाड़ा है। आप देख रहे होगे इसके किनारे के ऊपर जो ये सफेद लाइन लगी हुई है, सफेद चित्ते लगे हुए हैं, और इस पत्ती को जो माथा बंधन हो रहा है, इसमें जो मुरगड़िया लग रहा है ये, और ये भी बताने वाला हूं कि इनकी जड़ के अंदर से देखिए इसके जड़ों का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, एक एक करके तीनों बातों पे ध्यान देते हैं। पहली बात कि अब जो हमारी फसल खड़ी है, आपने देखा होगा आपके आसपास के जितने भी खेत होते हैं आसपास के, उन खेतों के अंदर जहां सरसों के खेत होते हैं, उनके आसपास कपास हल्की होती है। दूसरी बात, जिस खेत के अंदर सरसों की जो भूसी होती है, जिसको तूड़ी बोला जाता है, वो तूड़ी जहां पे पड़ी होती है वहां पे भी कॉटन हल्की होती है, कपास का पौधा हल्का होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक गोल टोपी वाला मच्छर पाया जाता है, कीड़ा पाया जाता है, जिसे हम सुर्रा बोलते हैं। ऊपर से ऐसे बिल्कुल जैसे पिरामिडों की तरह ऊपर से गोल टोप होता है, जिस तरह कछुआ की जो पीठ होती है उस तरह का वो होता है, और उसके ऊपर लाइनिंग होती है, कहीं काली लाइन होती है, कहीं सफेद लाइन होती है। ये कीड़ा ऐसा है कि ये जब इस पत्ती के ऊपर से निकलता है और जहां जहां भी ये लार लगा देता है, वहीं से वो पौधा खत्म हो जाता है। तो दूसरी बात दोस्तों, इसका निदान, भाई चलो वो लग गया, सुर्रा तो लग गया, लेकिन अब इसकी रोकथाम, तो दोस्तों इसके लिए हमें कोई ज्यादा हाइजेनिक वाली दवाओं को जरूरत नहीं है। हमें कोई बहुत अधिक मतलब महंगी दवा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम मोनोक्रोटोफॉस 36 SL पर लीटर पानी में 2 ml डाल करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ml डालो, अर्थात अगर हमारी स्प्रे टंकी 15 लीटर की है तो उसमें 30 ml डाल दीजिए, 20 लीटर की है तो उसमें 40 ml डाल दीजिए। दूसरी बात आती है दोस्तों इसकी खरपतवार की। खरपतवार दोस्तों, शुरुआती जो दौर होता है 30 से 35 और 40 दिन के बीच की जो दूरी होती है, जो टाइम होता है, उसमें हमें किसी भी प्रकार का खरपतवार नाशक नहीं डालना है, क्योंकि प्रथम अवस्था के अंदर हमारी जो मैनुअली पौराणिक जो हमारी पद्धति है, चाहे वो खुरपी के द्वारा निकाल रहे हों, चाहे कसिए के द्वारा निकाल रहे हों, या फिर ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर को सेट करके और उसकी निराई कर रहे हों, ट्रैक्टर के द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा या मशीन के द्वारा हम उसकी निराई कर रहे हैं, वो सर्वोत्तम होती है। तीसरी बात, माथा बंधन, जिसको हम मुरोड़िया बोलते हैं। पत्तियां हैं ये सिकुड़ जाती हैं, जैसे ही इनको हाथ में लेते हैं और फूंक मारते थे उड़ने लगती है। इस स्थिति में हमें मोनोक्रोटोफॉस ही काम में लेनी है, उसी ही से ये आसानी से निकल जाता है। अगर उसके बाद भी नहीं निकलता है तो हमें सल्फर पाउडर का प्रयोग करना पड़ता है।
जिसे हम साप पाउडर के नाम से भी जानते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, मैनकोजेब नामक जो पाउडर आता है कार्बन डाइजम वाला, उसको भी यूज करते हैं। दोस्तों, जहां हमारी सरसों की तूड़ी पड़ी हुई थी या सरसों के खेत पास में लगे हुए थे, और जहां हमारी कपास हल्की थी, वहां पहली सिंचाई जो 35 से 40 दिन के बीच में हम कर रहे हैं, उसके साथ हल्की मात्रा में यूरिया देना अनिवार्य है। आप हल्की मात्रा में यूरिया दीजिए। अगर उससे भी आपकी फसल में सुधार नहीं होता है तो दोस्तों उसके बाद एनपीके पाउडर अपना आता है 19-19-19, 18-18-18, 2 वैरायटियों में ये उपलब्ध है। तो दोस्तों एनपीके पाउडर का 60 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से हमें डालना है। 60 ग्राम पाउडर का घोल बना के पर स्प्रे टंकी में डाल करके और इसका छिड़काव कर देना है, स्प्रे कर देनी है। उससे पानी दे करके, स्प्रे करने से पहले पानी देना अनिवार्य है। पानी आप फवारे से दीजिए, ड्रिप से दीजिए, या फिर जैसे अपनी पुरानी पौराणिक पद्धति है खुला देने की, आप उससे दीजिए। दोस्तों एक बात याद रखना, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि पचंत खेती झकंत विद्या, यानी मेहनत करने से खेती होती है और झक मारने से विद्या प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों अब समय बदल गया है। अब पचने से खेती नहीं होती है, मेहनत करने से नहीं होती है। इसके साथ साथ अच्छे गुणवत्ता युक्त हमें बीजों की जरूरत पड़ती है। हमारी जो शोध हुई हैं, एग्रीकल्चर विभाग है, हमारा कृषि विभाग है, बाकी हमारे जो डिपार्टमेंट हैं कृषि से जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों की जो रिसर्च है, उन्होंने जो नई नई तकनीकें इजाद की हैं, हमें उन सभी तकनीकों को यूज लेना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। पहला, 35 से 40 दिन के बीच में पानी देना आवश्यक है। दूसरा, अगर सरसों के आसपास वाले खेत में आपने कॉटन बोई है तो उसके अंदर सुर्रा रोग लग रहा होगा, और उस सुर्रे को रोकने के लिए आपको या तो मेलाथियन पाउडर फेंकना होगा या फिर मोनोक्रोटोफॉस का स्प्रे निकालना होगा। और दोस्तों जहां हमारी कपास हल्की है तो पानी देने के बाद, प्रथम सिंचाई के बाद, उसमें एनपीके 18-18-18 या 19-19-19 का 60 ग्राम प्रति टंकी घोल बना करके उसकी स्प्रे निकालनी है। दोस्तों बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि खेत सुधरे नलाई से और जीवन सुधरे पढ़ाई से। अर्थात अंतिम क्षण में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो प्रथम नलाई है, खरपतवार जो हम निकाल रहे हैं, उसको किसी भी खरपतवार नाशी से नहीं निकालना है, सिर्फ यांत्रिक विधि से निकालना है, यंत्रों के द्वारा निकालना है, क्योंकि पौधा बहुत छोटा होता है, दवाइयों को सहन करने की उसके अंदर क्षमता नहीं होती। इसीलिए खुरपी से, दरात से, कसिए से या फिर ट्रैक्टर से कल्टीवेटर सेट करके और उसको खेत को हलना चाहिए। दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।